हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रस और रस के प्रकार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, रस की परिभाषा और उसके प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं और ये ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, आइए देखते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। इसको काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ठीक है, निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया रस का अर्थ क्या होता है? या जब आप किसी भी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उससे जो आपको आनंद प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। रस के अंग या अवयव समझेंगे। रस के मुख्यतः 4 अंग या अवयव होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। ठीक है, ये 4 क्या हो गए? रस के अंग या अवयव। इसको मैंने इधर फॉर्मेट में भी लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसा डायग्राम टाइप का बनाया है कि कभी भी आप अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि रस किसे कहते हैं, रस के अंग या अवयव बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। ठीक है, ये 4 हो गए। आइए देखते हैं आगे अब हम पढ़ेंगे क्या? स्थायी भाव किसे कहते हैं? देखेंगे, स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, किंतु बाद में आर्यों ने 2 और भावों, कौन से? वात्सल्य और भक्ति रस को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई बच्चों? 11 हो गई। ठीक है, पहले कितनी मान्यता थी? 9। बाद में कितनी मान्यता और दे दी गई? 2। तो कितने हो गए टोटल? 11 हो गए ना, 11 हो गए। पहले 9 थी, फिर 2 और मान्यता आर्यों द्वारा दे दी गई, आचार्यों द्वारा, तो अब कितना हो गया? टोटल 11 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई बहुत वैसा बात नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए कि पहले ये जो स्थायी भाव है, इसकी संख्या कितनी थी? तो वो 9 थी। बाद में आचार्यों के द्वारा या आर्यों के द्वारा इसको कितनी भाव जोड़े गए? तो 2 और संख्या जुड़ गई, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे रस है और स्थायी भाव, यानी ये रस हो गए और ये स्थायी भाव हो गए। हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें श्रृंगार, तो श्रृंगार का क्या होता है? रति होता है। स्थायी भाव क्या हो गया? रति। हास्य की बात करें तो ये क्या होता है? हास होता है। क्या होता है बच्चों? हास होता है। ठीक है, करुण का क्या हो जाएगा? शोक। रौद्र का क्रोध। अद्भुत विस्मय। वात्सल्य स्नेह। विभत्स घृणा। शांत निर्वेद। वीर उत्साह। रस भक्ति रस अनुराग। फिर भयानक रस भय। आप देख रहे हैं ये क्या हो गए? ये टोटल स्थायी भाव हो गए और ये रस हो गए। चलिए आगे देखेंगे। अभी हम आगे और भी समझेंगे। अब देखेंगे श्रृंगार रस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि स्थायी भाव में पहला क्या आ गया? श्रृंगार रस, तो हम उसको पढ़ेंगे कि क्या होता है। देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्राप्त की गई है। श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्राप्त या प्रदान की गई है। इसमें नायक नायिका के मिलन और विरह वेदना की स्थिति होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके प्रमुख 2 भेद होते हैं।
यानी श्रृंगार रस के भी कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन सा? संयोग श्रृंगार। देखेंगे जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या बोला गया बच्चों? एक बार ध्यान से समझेंगे। नायक नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोग श्रृंगार बोलते हैं। फिर इसका जस्ट उल्टा क्या है? वियोग है। देखेंगे जहां नायक नायिका के विरह वियोग वेदना की मनोदशा की व्याख्या हो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ हमसे बोला है नायक नायिका के मिलने की स्थिति का व्याख्या किया जाता है, उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और यहीं पे क्या बोल दिया कि विरह वियोग किया जाएगा अगर नायक और नायिका का, तो उसे क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ रही होगी बात। अब देखेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? देखेंगे हास्य रस किसी व्यक्ति की अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप, हाव भाव को देखकर अथवा सुनकर जो हास्य भाव जागृत होती है या होता है वही हास्य रस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? हास्य रस का मतलब क्या है? हंसना, हास। जब आप किसी व्यक्ति के बातों को सुन के या फिर किसी व्यक्ति के रूप रंग को या कभी उसके हाव भाव को देख के भी क्या करते हैं आपको हंसी आ जाती है ना, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? हास्य रस बोलते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या दिया गया है? बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण की मुरली को छुपाने और उसे मांगने पर हंसने और मना करने से हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हास्य रस। उदाहरण आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। अब देखिए विभाव क्या होता है। हमने स्थायी भाव पढ़ लिया, अब हम देखेंगे विभाव। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट होता है उसे विभाव कहते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आप आराम से समझ पाएंगे। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, देखेंगे। जिसके कारण प्रति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। क्या बोला गया बेटा? जिसके कारण प्रति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव, भावों के उद्दीप्त करने वाले कार्यों या वस्तुओं को उद्दीपन कहते हैं। ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं उद्दीपन विभाव। आगे देखेंगे अनुभाव। आलंबन की चेष्टाएं कोशिश करने के लिए इच्छा, चेष्टाएं मतलब वही उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई है, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अभी मैंने आपको बताया अनुभाव क्या होता है। ठीक है, अनुभाव क्या होता है? आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई हैं, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, यानी उसी में आती हैं। आगे संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव देखेंगे। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 33 मानी गई है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर आपको एक बार न समझ में आए तो एक बार इसको फिर से आप मतलब रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया।
एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। हम स्टार्टिंग में देख रहे थे रस और रस के प्रकार कितने होते हैं। हमने देखा रस की परिभाषा ये तो है ही। देखेंगे रस का अर्थ क्या होता है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ठीक है, फिर रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव। फिर हमने देखा कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव देखा, इसकी संख्या कितनी है, 9 पहले थी ना, 2 आचार्यों के द्वारा फिर जोड़ी गई तो टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। समझ में आया। आगे देखेंगे विभाव क्या हो गया, ये भी मैंने आपको समझाया कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट होता है या दिखता है उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। फिर उसके बाद अनुभाव हमने देखा, फिर संचारी अथवा व्यभिचारी भाव हमने देखा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये देख लेना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कल की क्लास में हम प्रश्न करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बीच में मैंने एक बार भी आज आपसे नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए कहने का क्या होता है ना कि अब तो आप धीरे धीरे इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर ये हो गया होगा कि मुझे अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है। ठीक है, और शेयर ज़रूर से कर दिया करो बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।